हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में बहुविकल्पी प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग फिर 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है विद्युत विभव का मात्रक। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत विभव का मात्रक सूत्र अगर पता है, विद्युत विभव का सूत्र को पता है, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। अगर यहां से मात्रक अगर निकालना चाहे तो W क्या है, किया गया कार्य, और ये है परीक्षण आवेश, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर जूल प्रति कूलाम जहां दिख रहा हो ऑप्शन में उसमें आपको टिक लगा लेना है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। ये जूल कूलाम कोई मात्रक होता नहीं है। वोल्ट प्रति मीटर ये मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और ये जूल प्रति कूलाम मीटर ये भी किसी भौतिक राशि का मात्रक नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कौन सी ऐसी चीज है वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति में कौन सा नहीं बदलेगा। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो चाहे वायु से जल में जा रही हो, जल से कांच में जा रही हो, ठीक है ना, या सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल सघन माध्यम में जा रही हो, मतलब कोई माध्यम हो, अगर चेंज अगर हो रहा है तो हमेशा उसकी जो आवृत्ति है वो हमेशा नियत रहती है। बाकी सब कुछ बदल जाएगा, उसका वेग बदल जाएगा, उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, उसका आयाम बदल जाएगा, उसकी तीव्रता बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4th वाला सही होगा, जिसमें लिखा हुआ है आवृत्ति। क्लियर हुआ? यानी वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य अगर तीव्रता भी होती तो वो भी चेंज हो जाता, लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, आवृत्ति। माध्यम चेंज होने से यानी अपवर्तन की घटना होने से क्या चेंज नहीं होता है, आवृत्ति नहीं चेंज होती है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 4th वाला। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। मतलब अगर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को अगर देखना है, तो कह रहा है कि जस्ते की अगर प्लेट है उस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कब निकलेगा, यानी कौन सा प्रकाश डालें, सूक्ष्म तरंगों वाला कि दृश्य प्रकाश, या औरक प्रकाश, या परावैंगनिक प्रकाश। तो इसके लिए देखो एक चीज ध्यान रखना है, जो प्रकाश में जो फोटॉन होते हैं उसकी ऊर्जा कितनी होती है ये हम लोग पता होनी चाहिए। फोटॉन की ऊर्जा होती है h न्यू, या इसको हम लोग न्यू के टर्म पर लिखने के बजाय इसको लिख सकते हैं h c अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा होता है। जिसकी ऊर्जा, जिस फोटॉन की ऊर्जा ज्यादा होगी, फोटॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, तरंगदैर्घ्य पर या आवृत्ति पर कह सकते हैं। तो आवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी ऊर्जा उसकी ज्यादा होगी, या तरंगदैर्घ्य जिसकी कम होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा ऊर्जा का फोटॉन गिरेगा उससे इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से बाहर आएंगे। तो अब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी या आवृत्ति किसकी ज्यादा होगी। तो ये आप ध्यान रखना है कि जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा, दृश्य प्रकाश थोड़ी कम, औरक प्रकाश सबसे कम, पराबैंगनी थोड़ी ज्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि अगर क्रम देखा जाए तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, जो 4 लिखे उसमें ऑप्शन बता रहे हैं, 4 में सूक्ष्म तरंग तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। जो औरक प्रकाश है उससे थोड़ी सी कम होगी, फिर उसके बाद दृश्य प्रकाश उससे और कम हो जाएगी। तो पराबैंगनी जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्घ्य इन चारों में से सबसे कम है। इस कारण से इसकी जो फोटॉन की ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो पराबैंगनी प्रकाश है इसको डालना जस्ते की सतह पर अत्यधिक प्रभावी होगा, इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पराबैंगनी प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कम होती है। कम तरंगदैर्घ्य होने से क्या होगा, जो फोटॉन की ऊर्जा है वो ज्यादा होगी। ज्यादा फोटॉन की ऊर्जा के जब ज्यादा ऊर्जा का फोटॉन जब गिरेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। तो अवक्षय परत का समझ रहे होंगे। अवक्षय परत का मतलब जब
पी और एन टाइप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है तो उस संधि पर जो आवेश वाहक होते हैं होल्स और कोटर वो ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे की तरफ और तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक कि जैसे अगर चित्र बना कर देखें तो मतलब जैसे ये दो हमने जोड़े ये पी टाइप और एन टाइप यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। इसमें क्या होते हैं पी टाइप में होल्स और जो होल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो होते हैं ग्राही आयन और इधर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और साथ में होते हैं दाता आयन। दाता आयन जो इलेक्ट्रॉन देता है, ग्राही आयन जो वैकेंसी जो दिख रही है इसमें उसको तो कोटर कहते हैं, ठीक है ना। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है क्या कहते हैं लोग ग्राही आयन। तो इसका मतलब इधर ग्राही आयन और इधर दाता आयन ये बचते हैं, सिर्फ ना इलेक्ट्रॉन बचते हैं और ना कोटर होते हैं, मतलब आवेश वहां कोई भी नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो अवक्षय परत बनती है अवक्षय परत में ये एक लेयर बनी इसके इधर वाले जितने होल्स होंगे वो खत्म, इधर इलेक्ट्रॉन को खत्म, तो यहां से क्या होंगे इधर होंगे सिर्फ ग्राही आयन जिसमें होता है ऋण आवेश और इधर होता है दाता आयन जो होता है धनावेशी। तो वो वाले के दाता और ग्राही आयन बचते हैं संधि पर, बाकी वो खत्म हो जाते हैं। ये जो लेयर यहां से यहां तक होती है इसको कहते हैं हम लोग अवक्षय परत। इसको डिटेल में हम लोगों ने पीएन संधि डायोड के बारे में जब पढ़ा था उसमें हमने इसको बताया था। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो पीएन संधि डायोड टॉपिक को टाइप कीजिए तो उसमें आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कोटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों नहीं होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना कोटर होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ना आवेश वाहक कोई नहीं होते वहां पर संधि पर, जो अवक्षय परत जो बनती है वहां पर इसके दो दर होंगे। अगला ऑप्शन दे रखा है बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, निर्वात में किसी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। यानी हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन था कि जब माध्यम चेंज होता है तो क्या चेंज हो जाता है, तरंगदैर्घ्य, आयाम, वेग ये सब चेंज हो जाते हैं, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब है कि अगर तरंगदैर्घ्य चेंज हो गया है तो कितना मान हो जाएगा। तो इसके लिए आप सूत्र याद रखना है, n इक्वल टू होता है लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। लैम्डा मतलब वायु में तरंगदैर्घ्य कितनी है और लैम्डा डब्ल्यू मतलब जल में तरंगदैर्घ्य कितनी है, और ये है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है। यानी क्या लिख सकते हैं इसको AN W। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता होना चाहिए कितना होता है 4/3 जिसको हम लोग 1.33 कहते हैं वायु जल का अपवर्तनांक। लैम्डा नॉट पता है 6400 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा डब्ल्यू निकालना है। तो इसको जरा क्रिया गुणा करा करके लैम्डा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा डब्ल्यू आ जाएगा 6400 × 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, इसको कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1600 और 16 3 4800 एंगस्ट्रॉम। ये सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला में करके सिंपली। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड पार्ट 4800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हुआ। सूत्र आप याद रखेंगे तभी काम चलेगा। ANW कोई भी माध्यम हो सकता है, जरूरी नहीं कि एयर वाटर हो। जो पहले लिखा हो माध्यम उसको आपको ऊपर उस माध्यम में तरंगदैर्घ्य लिखनी है, बटे जिस माध्यम में बाद में जा रहा हो उसमें उसकी तरंगदैर्घ्य लिखनी है, बस इतना करना है आप, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात कितना होगा। प्रेरणिक प्रतिघात मतलब एक्सेल बताना है। तो एक्सेल कैसे निकाला, एक्सेल मतलब होता है एक्चुअल में जो प्रेरणिक प्रतिरोध होता है, जो कुंडली होती है तो उसका जो प्रतिरोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात। तो प्रतिरोध का की जैसा ही ट्रीट होता है, लेकिन प्रतिरोध ना कह करके इसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं क्योंकि ये कुंडली का प्रतिरोध होता है। तो इसको हम लिखते हैं एक्सेल से। एक्सेल बराबर जो प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो आप लगा दीजिए V/I, R/V/I होता है। तो यही R की तरह व्यवहार कर रहा है, बस अंतर ये है कि ये कुंडली का प्रतिरोध है इसलिए उसको प्रतिरोध ना कह करके उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। जैसे केवल अगर संधारित्र लगा होता तो धात्विक प्रतिघात होता है,
उसका फार्मूला ये होता है V/I, ठीक है ना। तो अब न्यूमेरिकल के हिसाब से V और I दे रखा है, तो आप यहां पर V का मान कितना है 40 और इसका है 80 और मिली एम्पियर के अंदर से घात माइनस ये का गुणा करेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ऊपर जाएंगे 10⁻3, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻3 मतलब 1000/2 यानी कितना आ गया 500 ओम। प्रतिरोध का जो मात्रा होगा वेक्सल का मात्रा हो जाएगा 500 ओम। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि शुरुआत में ही वीडियो को रोक करके इन क्वेश्चनों को स्वयं सॉल्व करके देखो, उसके बाद फिर आगे वीडियो देखो, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमने कहां कहां गलतियां की है उसको सॉल्व करने में। तो आज क्लास हमारी समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग नए क्वेश्चनों के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।